अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले आज 5वें रोज़ भी जारी रहे और बहुत शदीद हमले थे। हैफा में रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, इसके अलावा दीगर इंस्टॉलेशंस और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। और ये जो जंग है अब ये फैलती हुई नज़र आ रही है। G7 का इजलास हो रहा था कनाडा में, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप इजलास छोड़कर वापस अमेरिका पहुँचे और उनके पीछे जब वो आ रहे थे तो कैमरून जो कि सदर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा कि वो अमन कराने के लिए गए हैं, लेकिन इसके जवाब में ट्वीट किया अपनी जो उनकी अपनी सोशल मीडिया ऐप है उस पर उन्होंने बयान जारी किया कि मैं सिर्फ अमन कराने नहीं आया हूं बल्कि इससे भी कुछ आगे की सोच है और इससे कुछ आगे करने जा रहा हूं। कैमरून को इसका पता ही नहीं है कि मैं करने क्या जा रहा हूं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने जो लबो लहजा इख्तियार किया और जो अल्फाज इख्तियार किए वो बड़े ही मायने खेज़ हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर मज़ीद दबाव और इस दबाव में शिद्दत लाने का एक तो इंदिया दिया और उन्होंने कहा कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हकीकी खात्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम उसका हकीकी खात्मा हो जाए। सदर ट्रंप ने दो टोक अंदाज में कहा कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे, आपको अगले 2 दिन में सब पता चल जाएगा। किसी ने भी अब तक सुस्त रवि नहीं दिखाई, यानी 2 दिन का उन्होंने टाइम भी दे दिया है। ट्रंप ने अंदिया दिया कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाए तो बहुत सख्त जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आया तो वो JD वेंस वगैरह को ईरान से बातचीत के लिए भेज सकती हैं। और ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी से बेहतर हल की तलाश में हूँ, ईरान बातचीत करना चाहता है तो उसे मुझसे कैसे बात करनी है उसे ये पता है। तेहरान से इनखला की तंबीह शहरियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी मशवरा दिया था कि तेहरान से शहरी चले जाएं। बहरहाल 2 दिन का वो वक्त दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ईरान सरेंडर कर दे, कोई बातचीत का इसमें पहलू नहीं है, ईरान हथियार डाल दे और जो इसराइल और अमेरिका कहता है वो ईरान मान ले। क्या ये ईरान के लिए मुमकिन होगा या नहीं, और क्या अमेरिका इस जंग में दाखिल हो सकता है? सिर्फ सदर ट्रंप ये फैसला कर सकते हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस में एक बिल आया है और उस बिल में कहा गया है कि जब तक कांग्रेस मंजूरी नहीं देती उस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला नहीं कर सकते। ये बिल टेबल हो रहा है कांग्रेस में, अगर ये पास हो जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। G7 का जो एलामिया है वो भी एकतरफा एलामिया आया है, उसमें इसराइल को मासूम करार दिया गया है और ईरान पर ही सारी जिम्मेदारी डाली गई है। तो इसका मतलब ये है जर्मनी के चांसलर का बयान भी हमारे सामने, जो ये कह रहा है कि जी ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना होगा वरना मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा, और अगर वो नहीं आता तो फिर उसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास इसकी सलाहियत है और इसराइल इसकी सलाहियत नहीं रखता। तो लगता यह है कि अमेरिका किसी किस्म का असलहा देने वाला है या तो इसराइल को, जो वो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर दाग दे, या अमेरिका खुद ये कार्रवाई करेगा। दोनों सूरतों में ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। चाइना इसमें आ गया है और चाइना ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है और चाइना पहले ही ईरान की हिमायत कर चुका है, रूस ईरान की हिमायत में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, इन तमाम मुल्कों ने इसराइल का साथ दिया है, वहाँ तमाम इस्लामी मुल्क खामोश बैठे हैं। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर ही उनका इक्तिफ़ा है और कुछ नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब, दिफाई तजज़ियाकार, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मसूद खालिद साहब, साबिक़ सफ़ारतकार, बहुत बेहतरीन पैनल इस तमाम मामले पर गुफ्तगू के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर मैं आपको मुसलसल सुन रहा हूँ, आप हर जगह ये बात कर रहे हैं कि अमन होना चाहिए और सब ये चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, लेकिन अमन की कीमत ये हो कि ईरानी हथियार डाल दें और अमेरिका और इसराइल और बरतानिया और वेस्ट जो कहता है उसको मनोअन तस्लीम करें, अदरवाइज़ वो बुरा हाल कर देंगे ईरान का। सर इस कीमत पर धोस धमकी से अमन कायम हो सकता है? देखें अमरदाद, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि या तो इनको अमेरिकन को और इजराइलीज को है, खुददार मुल्क है, मुहिब वतन मुल्क है और वो पूरा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह के नहीं करेगा और वो
अपने नेशनल इशू के ऊपर वो पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से मिस्टर ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ही इज़ शोन दैट ही इज़ अ वेरी इमेच्योर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आई मीन ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर। और वो कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कभी तेहरान को कहते हैं जी खाली कर दो, कभी कहते हैं आप सरेंडर कर दो इजराइल के लिए। आई मीन ये ईरानी मर जाएगी, पूरी कौम इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करेगी। बी वेरी क्लियर, अनलेस यू गिव देम ऑनरेबल एक्यूटल। और वो ऑनरेबल एक्यूटल यही है कि आप सबसे पहले कहें कि ओके ईरान से बात कर लें। ईरान कहता है जी वी आर रेडी टू निगोशिएट, और उसके साथ आप डी एस्केलेट करें। किसी मुल्क की अना को मत चेक करें। ये कोई इराक, लिबिया, सीरिया, लेबनान या पैलेस्टाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा मुल्क है। और उनके जो है ना इजराइल से कोई मेरे ख्याल में 6 गुना बड़ा मुल्क है, और आबादी भी उसकी 4 गुना ज़्यादा है। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कहीं तो आप उनको स्पेस दें, आप उनको ऑनरेबल मौका दें। आप उनसे ये कहें कि ठीक है जी वी गो फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, एंड देन आप अपने तमाम न्यूक्लियर साइट्स को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मॉनिटरिंग के लिए ओपन करें। इजराइल एंड ईरान विल से ओके डन। उन्होंने पहले ही कहा कि हम बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। यही सूरत हाल है ना। ईरान ने तो IAEA के साथ बड़ा ताउन किया है, और वो उसका बाकायदा मौक़िफ़ है, और ख़ामनेई साहब का फतवा है। अब वो ईरानी कौम उनके फतवे के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनका फतवा है कि हमें न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो ये तो पोजीशन ईरान की है शुरू से। अभी भी साथ, और सर साथ में ये भी ऐड कर दूं कि वो साथ ये भी उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, और वो कांग्रेस के सामने पेश की गई है। इसमें कहा गया कि ना ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था, ना ही बनाने की पोजीशन में है। देखें, उन्होंने कहा है कि ये दे आर ईयर्स अवे, मतलब है सालों साल दूर हैं जी। ये इजराइल कह रहा है कि कुछ महीनों की बात है। जाहिर है कि वो चाहता है कि ईरान अमेरिका को इन्वॉल्व करे, लड़ाई में ड्रैग करे, और उसके बाद वो ईरान को बिल्कुल इराक, लिबिया, सीरिया की तरह टोटल कंट्रोल कर लें, उनके ऑयल फील्ड पे कब्जा कर लें, उनके रिसोर्स गैस फील्ड पे कब्जा कर लें, अपनी मर्जी की पप्पट लाके वो रज़ा शाह पहलवी के बेटे को बिठा दें। और ये वहाँ नहीं होगा, ये सैडली मिस्टेकन है। ठीक, ये मुल्क उस तरह का नहीं है, इनको समझ आनी चाहिए। और सेकंड बात ये कि इस तरीके से आप नहीं करते। आप अगर वो आपने करना है, आप उनको कहें। खुद उन्होंने कहा कि जी हम तैयार हैं। कोई उनको रशिया या चाइना या कोई इस्लामिक मुल्क की, तो मैं हैरान हूँ कि ये OIC कहाँ पर सो गया जाके। खुदा का खौफ करें, इनकी सबकी बारी बारी आ जाएगी। पाकिस्तान और टर्की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, और 21 ममालिक ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दी है। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं आप ये तो कहें कि डी एस्केलेट करो, और फिर ईरान कहता है जी आए मेरे जो इंस्पेक्शन करने कर लें जी। आपके वहाँ पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 20 साल वहाँ लोग मौजूद हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू सर रिजीम चेंज करनी है, कब्जा करना है ऑयल गैस पे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वैसे ही रिजीम चाहिए, थिंग बहुत खतरनाक है। वैसे ही रिजीम चाहिए रज़ा शाह पहलवी वाली, जैसा आपने जिक्र किया, वैसे ही रिजीम चाहिए जैसी बाकी ममालिक में है, जो एक लफ्ज़ मुंह से निकालने को तैयार देंगे। ईरान में भी ऐसे ही रिजीम चाहिए। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नामुमकिन है कि वहाँ पर इस वक्त इन हालात में और धोस धमकी के साथ रिजीम चेंज हो। एयर वाइस मार्शल साहब, आप फरमाइएगा, अमरीकी सिफारतकार ने नेतन्याहू को एक खुफिया पैगाम दिया, एक मुबहम पैगाम दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि ट्रूमैन ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर 2 बम गिराकर दूसरी जंग अजीम का खात्मा कर दिया था, और वो ट्रंप को अब उस जगह पर देख रहे हैं। तो समझा ये जा रहा है कि अब अमेरिका शायद बमबारी करेगा, बम गिराएगा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, और फिर उसके बाद जो है जो होगा सो होगा। आपको भी इस तरह के बयान से कुछ इस तरह महसूस हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि ऐसी कोई बात होगी। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उनके बारे में किसी किस्म की प्रेडिक्शन देना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना तो वो स्टेट्समैन हैं और ना ही वो कोई पॉलिटिशियंस हैं।
वो पॉलिटिशियन है, वो तो एक बुली है और वो जो है ना जैसे गैम्बलर्स होते हैं और एक उनका तो पूरा कैरियर और ज़िंदगी की ओरिएंटेशन जो है वो इसी तरह धौंस और जो है लोगों को जो है धमकाने से अपना काम निकालने में है। मेरे ख्याल में इस वक्त एक्चुअली देखिए असल जो फसाद की जड़ है वो इज़राइल है। जैसे भी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि इज़राइल की सराउंडिंग में अमेरिका की कनाइमेंस से तमाम अरब ममालिक को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया है, या तो उनके साथ उनके मुआहदे हैं या वहाँ पे उनकी मर्ज़ी के रजीम हैं। और हाथ तो ये है कि अब गज़ा की आड़ में उन्होंने जो ईरान की एक ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ थी, जो ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज हमास या हिजबुल्लाह की सूरत में पैदा की थी, जो कि एक बहुत बड़ा उनके लिए ख़तरा बनी होती थी, दर्द सर होता था, उन्होंने उसको भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ कर दिया। तो अब इस पूरे ख़ित्ते में जो इज़राइल की सुपरमेसी को चैलेंज करने वाला एक ही मुल्क है और वो ईरान है। अब इज़राइल ये चाहता है कि किसी तरह ईरान के मामले में अमेरिका को एम्ब्रॉयल किया जाए जी, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान जो है वो अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। अभी तक देखिए उन्होंने सर आपको नहीं लगता कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा? ये भी देख रहे हैं हम कि डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर आ गए और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि या तो मुज़ाकरात की टेबल पर आओ वरना फिर हम जो हैं वो फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अमेरिका इन्वॉल्व होगा नहीं, अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है जी। अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस पे उस पूरे रीजन में जो एयर स्पेस है वो इनके लिए, इज़राइल के लिए वो मुहैया की गई है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट सेट करके दी गई है। अमेरिकन जो वहाँ पे सैटेलाइट बेसिस हैं जॉर्डन में, वो ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो ये कहना कि अमेरिका इन्वॉल्व होगा, अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब बात ये है कि इज़राइल के पास जितनी एयर पावर है, इज़राइल वो सब इस्तेमाल कर बैठा है। मगर सर अभी तक अमेरिका एस्केलेट करने की कोई अमेरिका डिफेंसिव सहूलत जो है वो फराम कर रहा है ना इसराइल को। अभी ऑफेंस में डायरेक्ट साथ नहीं आया था, लेकिन अब आज की डेवलपमेंट के बाद आप समझते हैं कि वो ऑफेंसिव पोजीशन में नहीं आएगा? मेरे ख्याल में जी ये सिर्फ एक बैटल ऑफ नर्व्स है और ये सिर्फ जो है एक एग्जिट विंडो देना चाहते हैं इजराइल को। क्योंकि आप ये देखिए कि ईरान ने अपनी तमाम तर जो उनकी लिमिटेशंस थी जी, दुनिया भर की सैंक्शन के बावजूद उन्होंने क्रेडिबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप की और वो मिसाइल की सूरत में की है। और हमने 2 अरब इजराइल वॉर्स में इजराइल की इतनी डेवस्टेशन नहीं देखी जितनी हमने ये इस मुख्तसर अरसे में हमने जो विजुअल्स देखे। तो आप ये देखिए कि इजराइल का जो 5 लेयर्ड जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसकी बड़ी वो जो है ना उन्होंने एक बबल क्रिएट किया हुआ था, वो कहाँ गया? 10% पेनिट्रेशन तो वो खुद मान रहे हैं। ठीक, तो अब भी आप चलें 10 वो कह रहे हैं, तो आप 20-30% भी अगर ग्रांट करें तो कहाँ गए वो उनके क्लेम जिसमें वो कहते थे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इनविंसिबल है। सर सिर्फ इसराइल नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसराइल ईरान के पास जी सर सिर्फ इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, अमेरिका का जो है ना जी फरमाइए सर जी ईरान जो है, ईरान की सबसे अच्छी उसकी जो 2 स्ट्रेंथ्स हैं, एक तो उनकी रेजिलियंस है जी, दूसरे उनकी एम्बिग्विटी है। क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ जो है ना वो उन्होंने बाहर से नहीं ली हुई, कोई भी चीज़ क्वांटिफाइबल नहीं है किसी भी सोर्स से। तो वो उन्होंने अपने कितने मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं, कितने उनके पास बाकी हैं, मेरे ख्याल में वो एक लंबे अरसे तक इजराइल को एंगेज कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर वो इस स्टेज के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं तो उनको कोई ताकत इस चीज़ से रोक नहीं सकती कि वो कुछ अरसे के बाद
दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रिज्यूम कर लें। ठीक सर, ठीक। मैं ये जो जिस किस्म की बुली ये कर रहे हैं वो उसके बारे में ईरान पूरी तरह जस्टिफाइड है एज ए सॉवरेन स्टेट। सर ये बिल्कुल हम मान रहे हैं, ये हम मान रहे हैं यहाँ बैठकर, लेकिन जो जिसे हम तहजीब याफ्ता दुनिया कहते हैं वो नहीं मान रही। आज जर्मन चांसलर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की फ्रांस गुफ्तगू कर रहा है, जिस तरह बरतानिया गुफ्तगू कर रहा है, वो नहीं मानते हैं। ये हम मान रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि असल प्रॉब्लम जो है वो ईरान है। तो ऐसी सूरत में खालिद मसूद साहब, चीन का जो बयान सामने आया है वो ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं, और वो ये भी कहता है कि आप अगर इस तरह की धमकियां देंगे तो धमकियों से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा, बल्कि इससे जंग मज़ीद फैल जाएगी। तो जंग मज़ीद फैल जाएगी, इसका क्या मतलब समझा जाए? तो ये हम किस तरह अखज़ कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो उस खित्ते में अमन चाह रहा है? नहीं, हम नहीं चाहते। यानी कि अगर वो इस्राइल को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है जी, और पूरा मगरब जो है वो जो दूसरी मगरबी ताकतें हैं वो इजराइल को सपोर्ट करें, तो हम कैसे ये इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि अमेरिका जो है वहां पर अमन चाह रहा है? मेरा ख्याल है कि जो हमारा तज्जिया होना चाहिए वो जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको सामने रखे हुए हमें करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ने अब तक बड़ा भरपूर जवाब दिया और उससे इजराइल का खासा नुकसान हुआ है, लेकिन जिस हद तक नुकसान का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल के उतना हो पाया। अगर आप कैजुअल्टी का फिगर भी देखिए तो ईरान की कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हुई हैं सिविलियन, और उनकी जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, सिक्योरिटी लीडरशिप, उनको एक एक करके उन्होंने एलिमिनेट किया है। आज भी एक साहब शहीद हुए हैं जो शायद उनकी इंटेलिजेंस सेटअप के थे। जी, अब देखिए ना, ये ग्राउंड रियलिटी ये है। अच्छा, अब ये कि प्रेशर बढ़ रहा है ईरान के ऊपर, ठीक है। अमेरिका जो है वो अपनी फोर्स, वो जो है जहाज जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको वहां मूव कर रहा है। ब्रिटेन रीडिप्लॉय कर रहा है अपने ट्रूप्स को वहां पर, ठीक है जी। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियरली आज कह दिया, जिस तरह वो वापस गए हैं तो इसका मतलब है कि वहां जो जूइश लॉबी है अमेरिका में जो इतनी स्ट्रांग है, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि दिस इज द टाइम टू गो अहेड एंड डू समथिंग। अच्छा, तो वो भागे वहां वापस गए G17 समिट से, और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिए वो इंतहाई यानी कि गैर जिम्मेदाराना और मैं तो कहूंगा कि इश्तियाल अंगेज हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है, अभी मैं देख रहा था, उन्होंने यह कहा है कि हमें यह पता है कि खमनाई साहब कहाँ हैं जी, लेकिन हम अभी उनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो कहाँ छुपे हुए। अब ये देखिए कि कोर्शन और ये इंटिमिडेशन की यानी कि इंतहा है। तो इराक में जो इन्होंने किया था सद्दाम हुसैन के साथ, वहां कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे 2003 में? नहीं थे। सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया, दे वेंट अहेड, उन्होंने वहां पर हमला किया। लिबिया में मुअम्मर कदाफी को निकाला। तो ये तो प्रेसिडेंट्स हमारे सामने हैं। तो ये कोई बईदस कयास नहीं है कि ये इसी किस्म की चीज या इसी किस्म का सिनेरियो ईरान में नहीं हो सकता। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर कोई ऐसी चीज टारगेट हो जाती है, फर्ज कीजिए उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहां से रेडिएशन होती है, लीक्स होती हैं, वो सिर्फ ईरान को तो नहीं लपेटेगी, वो तो पूरा रीजन जो उसकी जद में आएगा। हमारे लिए भी खतरा, हम तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। अच्छा, फिर बात ये है जी कि देखिए अमेरिका जो है वो बड़ा सख्त प्रेशर डाल रहा है ईरान के ऊपर कि आप मुआहदा कर लें। अब ईरान की रेजिस्टेंस लाइन इस वक्त क्या है? ईरान कह रहा है कि ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो हमारी राइट्स है एज ए एनपीटी स्टेट, जी, जो दूसरी एनपीटी स्टेट्स को भी मिली होती हैं, कि वो जो पीसफुल यूज जो है न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम, वो जारी रह सकता है। ठीक है सर, यहाँ तो एनपीटी स्टेट्स जो हैं वो खुद एनपीटी की कवानीन को नहीं मान रहे, जो जेनेवा कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं वो उसको नहीं मान रहे। कोई मुल्क किसी मुल्क की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं कर सकता। जी, मैं वो बात कह रहा हूँ ना, नहीं, मैं ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक है रजा साहब, आप ईरान का पॉइंट ऑफ समझिए ना। ईरान ये कह रहा है कि जो हमारा पीसफुल प्रोग्राम है, जिसमें हमें रिसर्च की इजाजत हो, जिसमें हमें हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने की इजाजत हो, एग्रीकल्चर की इजाजत हो, जो कि बिल्कुल होती है। और जब ये दूसरा जब 2015 में जब वो मुआहदा हुआ था JCPOA, उसमें ये प्रोविजन थी, ईरान को ये राइट्स दी गई थी। वो अलग बात है कि ट्रंप साहब ने उसको स्क्रैप कर दिया था। अब देखिए, पूरी तरीके से ये कोरियोग्राफ किया गया है जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है इजराइल का। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, प्लानिंग के साथ हुआ है। देखिए, IAEA के डायरेक्टर जनरल ने 2 दिन पहले ये कहा कि ईरान ने वायलेशन की है अपनी कमिटमेंट्स की।
न्यूक्लियर फील्ड में, ठीक है जी, उनका बयान आया, ठीक है जी। उसके बाद उसके साथ ही खबर आई कि अमेरिका ने ये कहा है कि उनके सफारत खाने से जो है नॉन एसेंशियल स्टाफ जो है वो निकल जाए जी, ठीक है। उसके बाद ये हमला हुआ फौरन, और 60 दिन उन्होंने कहा कि 60 दिन गुजर गए, 61वें दिन जो था वो जाकर उन्होंने हमला कर दिया जी। तो ये प्लानिंग के साथ हुआ है, ये अमेरिका इसमें कंप्लिसिट है, इन्वॉल्व है। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो किसी हद तक नहीं जा सकते, अब तो ये खबर आ रही है कि वो बंकर बस्टर सोच रहे हैं कि वो ईरान के मारे, वो जो उनका दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंस्टॉलेशन है फर्दो की, तो वो तो यहाँ अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, मेरे साथी जो बैठे हुए हैं दोनों अफवाज से हैं, इनको पता होगा कि जब वो वहां पर बंकर बस्टर इन्होंने मारे थे तोरा बोरा में, कहाँ वो इस्तेमाल हुए थे, तोरा बोरा में तो वो तो इस्तेमाल डीप हुए थे। जाते हैं जी जी, तो वो ही कंटेम्पलेट कर रहे हैं। तो ये ही इज राइट ट्रम्प इन अ वे कि आप 24 से 48 घंटे में कोई जबरदस्त किस्म का एक्शन हो सकता है। अब आया ईरान जो है वो बड़ी रेजिलियंट नेशन है, उनकी एक आइडियोलॉजिकल बेसिस है उस गवर्नमेंट की जिसपे वो चल रही है, ठीक है। वहां डिविजन्स हैं, ठीक, वहाँ मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीम, और ये जो मगर सर इसमें तो वो पार्टीज भी जो कलदम थी इनकलाब ईरान के बाद, वो भी ईरानी हुकूमत की हिमायत कर रही है। यहाँ एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जो अमेरिकी सेनेट में बिल टेबल हो रहा है, सेनेटर सैंडर्स इसको टेबल कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़बान इस्तेमाल की है और इसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या अमेरिकी कांग्रेस जो इस वक्त डिवाइड नज़र आती है अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, वो इसमें क्या किरदार अदा करेगी, और जंगी नुक्ता निगाह से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये मवाजना किया जा रहा है कि किसका नुकसान ज़्यादा हुआ, किसका कम, और इसमें जो नंबर सामने आ रहे हैं यकीनी तौर पर वो ईरान के ज़्यादा हैं। ईरान की फ़ौजी क़यादत को भी निशाना बनाया गया, उसकी सियासी क़यादत को भी निशाना बनाया गया, और वो उधर ज़ख्मियों और हर तरह के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ईरान से ज़्यादा कंट्रोल्ड है इसराइल में बिल्कुल ब्लैक आउट है, और वहाँ पर मीडिया बहुत पाबंद है, तो वहाँ से असल खबरें आ भी नहीं रही हैं। तो ऐसा समझ लेना कि सारा नुकसान इसी तरफ हो रहा है, उस तरफ जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के पास नेतन्याहू दौड़े दौड़े गए हैं, और वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनकी अब बस हो चुकी है और उन्होंने उनसे मदद मांगी है, जिसके बाद वो बड़े खुश हैं और उन्होंने अपनी इस खुशी का इजहार भी किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यकीन दिला दिया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, और उस पर वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में सेनेटर सैंडर ने एक बिल पेश किया है, नो वॉर अगेंस्ट ईरान एक्ट उसका नाम दिया गया है, और ये जो पेश किया इसके साथ उनके साथ कोई तकरीबन 8 या 9 सेनेटर्स शामिल हैं जो ये बिल टेबल कर रहे हैं। तो सेनेटर सैंडर जो उनका कहना है कि नेतन्याहू के गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और एक इलाकाई जंग को हवा दे सकते हैं। कांग्रेस को वाज़ेह करना चाहिए कि अमेरिका नेतन्याहू की छेड़ी हुई इस जंग में शरीक ना हो। सेनेटर विलिज, हमारा पैसा एक और ख़तरनाक और बेमकसद जंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेनेटर वॉन, आइन बिल्कुल वाज़े है, अमेरिका जंग में कब जाएगा ये फैसला कांग्रेस करेगी, ना कि सदर या नेतन्याहू। इसी तरह से तमाम सेनेटर्स ने इस फैसले को, मुमकिन फैसले को, पहले ही से तनकीद का निशाना बनाया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये जो डेवलपमेंट है, एक तरफ नेतन्याहू खुशी का इजहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 दिन का टाइम दिया है सदर ट्रंप ने, तीसरी तरफ कांग्रेस में ये बिल टेबल हो रहा है, आगे हालात आपको किस तरफ जाते नजर आ रही हैं? देखें, बात यह है कि ये इसको शर्म नहीं आती नेतन्याहू को। तुम ह्यूमैनिटी की बात करते हो, इंसानियत की बात करते हो, तो आप ये जो गजा में जो जुल्म बर्बियत कर रहे हो, आज भी किया है कोई ये ह्यूमन बीइंग करते हैं? आज भी 60 लोगों को मार दिया आपने। 89 लोगों को भूखे लोगों को जी, जो भूख के लिए बिलक रहे थे, बच्चों को, उनको तुमने मारा है। आप बात और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, डोंट ये उनको फ्लैबरकास्ट करो और उनको अपने तरफ माइल करो, ड्रैग करो। अमेरिका कैन लुक आफ्टर देम सेल्फ। बात यह कि आप अपने आप को क्यों मिजरेबली फेल हो गए हो, यू हैव नॉट बी एबल टू क्रिएट द इफेक्ट विच यू वांटेड टू क्रिएट, और आप उनकी मिन्नतें करते भागते फिर हो, एंड इट इज़ वेरी अनफेयर विद अमेरिकन प्रेजिडेंट। ही शुड बी रिमेंबरिंग दैट ही इज़ अ सुपर पावर। क्या आप एक मुल्क को कह रहे हो कि जी सरेंडर कर दो? वाई सरेंडर कर दो? एक डिग्निटी होती है कौम की, एक ऑनर होता है, उसके बाद वो एक बड़ी रेजिलिएंट कौम है, आप उसको कह रहे सरेंडर कर दो। यस,
आप कहते हैं न्यूक्लियर, वो कह रहे जी बिल्कुल मैं नहीं करता, मैंने बंद कर दिया, आप आगे इंस्पेक्शन कर ले। आप जंग रोकेंगे तो जाके इंस्पेक्टर जाके चेक करेंगे। आप जंग भी बंद नहीं कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम सरेंडर कर दो, तिरान खाली कर दो। ईरान की एक ही शर्त है कि हमलों के साथ हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे, एक ही शर्त है उसकी। बिल्कुल, और ये बात जायज़ है, बिल्कुल बात है। ये आई थिंक ये यूरोपियन यूनियन दे आर ऑल, ये तो स्टोन एज में चले गए हैं। यहाँ पर तो जंगल का कानून है। क्या ये ऐसे ह्यूमैनिटी, ये आपने 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया था और फर्स्ट वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई थी कि मुल्कों की तस्वीर ऐसे हाल होते हैं कि आप अपने दो मुल्क बैठ के खुद फैसले करते हैं। IAEA का अगर वो कहते हैं कि वहाँ पर वेपन ग्रेड बना रहा है, दे हैव टू गिव प्रूफ एंड दैट प्रूफ हैज टू बी सेंड टू द यूनाइटेड नेशंस। वहाँ पर जाके फैसला होगा कि क्या किया जाएगा। उन्होंने, आपने एक तशवीश का इजहार किया और आपने जाके अटैक करना शुरू कर दिया। आई मीन ये, और ये बात करें कि किस आपको के, और आपने न्यूक्लियर 90 बॉम्ब आपने खुद बना के रखे हुए हैं। ह्यूमैनिटी के, मैन काइंड की तो जो थ्रेट है वो तो आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा है। आप सबको जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं। अपने इराक में क्या किया, लिबिया, सीरिया, उसके बाद आप जो कुछ अभी कर रहे हो। आई थिंक इसके ऊपर इस्लामिक ममालिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल इस्लामिक ममालिक को, अगर आज नहीं बोलते और OIC में जाके स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नहीं लाते हैं, दे डोंट बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ कि अपनी बात मनवा सकें, तो कल इन तमाम अरब ममालिक की बारी आएगी। ग्रेटर इजराइल में सबको मालूम है कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। इससे मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज अगर खड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो यू कैन सेव योर सेल्फ। और सेकंड ये कि जो लॉस की बात करते हैं, ईरान कैन सस्टेन बिग लॉस, इजराइल कैन नॉट सस्टेन लॉस। इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। वहाँ पर ईरान को बस ये ख्याल रखना है किसी हालत में अमेरिकन एसेट्स को ये मिडिल ईस्ट में और यूरोपियन एसेट्स को टच मत करे, सिर्फ फोकस करे अब इजराइल के ऊपर। इजराइल छोटा मुल्क है, इम्यून टू कैजुअल्टीज है, पर इससे बहुत डरपोक लोग हैं। उन्होंने हर जहाँ अपनी अपार्टमेंट बनाए हुए, साथ ही अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए, लेकिन इवन देन देयर बीइंग लॉट ऑफ कैजुअल्टीज जी। इसलिए बात है कि इसको समझने की जरूरत है और आज सबको मुसलमानों को इस वक्त एक इकट्ठे होके, यकजमान होके कोई फैसला करने की ज़रूरत हो। मगर एयर वाइस मार्शल साहब, इस मुस्लिम ममालिक तो ऐसे है जैसे कि मुंह में उनके कुछ रखा हुआ है, वो मुंह से निकल जाएगा, वो ज़बानें सिली हुई हैं। सर ऐसा क्यों है? वो इसलिए है जी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लामिक उम्मा का, ये सिर्फ एक हमारे ही शायद जहनों में है या हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करते हैं। तमाम इस्लामी ममालिक, ख़ास तौर पे जो बड़े ममालिक जो इस जंग में फैक्टर इन हो सकते हैं, वो सारे अपने मुफादात देखते हैं। और मुफादात मुल्कों के नहीं देख रहे, वो अपनी हुकूमतों के मफादात देख रहे हैं। क्योंकि इन तमाम ममालिक में बादशाहतें हैं और वो ये समझते हैं कि अमेरिका को खुश करके और इज़राइल के साथ अच्छा ताल्लुक़ रख के वो अपनी बादशाहतों को दवाम बख्श सकते हैं। और वो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये बारी जो है ना, आज अगर ईरान के ख़िलाफ़ ये पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है तो कल को उन लोगों के ख़िलाफ़ भी हो जाएगी जी। तो एक तो इनका बहुत ही शर्मनाक रवैया है। और दूसरे, आप बात करें यूरोपियन ममालिक की, उनको देखिए अभी उस तल अवीव में कुछ बच्चे कोलेटरल डैमेज में जो है वो अगर मारे गए तो वो ठीक है, एक अफसोसनाक बात है। लेकिन क्या जब गाजा में बच्चे वहाँ पे 55,000 लोग मारे गए, सर आज ही मारे जा रहे हैं सर मरीज, तो उस वक्त इनका ज़मीर कहाँ पे था? मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक सवाल पूछ लूँ, फिर मैं आता हूँ अपना एम्बेसडर साहब के पास। सर जी, सारी कौमें भी जमा हो जाएं, लेकिन ईरान की जो हिकमत अमली है ड्रोन फायर करने की, मिसाइल फायर करने की, या समंदर में उसने जो अपने तैयारियां की हुई हैं, वो तेज़ रफ्तार बोट्स के ज़रिए एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर जमा हो जाएं या दूसरे मुल्कों से ये अमेरिका, बरतानिया इस पर हमलावर हो जाएं, तो ईरान जो है वो किस हद तक अपना दिफा कर सकता है या ढेर हो जाएगा ईरान? देखिए जी, ईरान इतना बड़ा मुल्क है और इतनी रेजिलिएंट कौम है कि वो ढेर तो नहीं होगा, अनलेस के कोई पागल शख्स जो है ना वो पूरे ईरान को न्यूक कर दे,
तो वो तो उसका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स के साथ या प्रिसीजन गाइडेड वेपन के साथ भी ईरान मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। और ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी ज़रूर आप उनको ग्रांट करें कि वो एक लंबे अरसे तक, सालों नहीं तो कम से कम महीनों तक जो है ना, वो इजराइल को ब्लीड कर सकते हैं, और वो उसका मुजाहरा हर रोज़ कर रहे हैं। तो जो है हमें जो है मेरे ख्याल में किसी अलूजन में नहीं रहना चाहिए कि बावजूद तमाम ऑड्स आर अगेंस्ट ईरान, लेकिन ईरान जो है वो इस चैलेंज से जो है कम से कम एक शॉर्ट टर्म तक वो इसको सस्टेन करने का कैपेबिलिटी रखता है। सही। अच्छा खालिद मसूद साहब, मसूद खालिद साहब, सर क्या ईरान में रिजीम चेंज अगर तमाम कुव्वतें जमा हो जाएं और उसको बिल्कुल ढेर तो नहीं कर सकती, लेकिन उसे बहुत कमज़ोर कर दें, उसकी इंतज़ामिया को निशाना बनाएं, वो उसके टॉप ब्रास को वो निशाना बना रहे हैं आर्मी की, सबको वो अगर इस तरह से एलिमिनेट करना शुरू कर दें, क्या किसी जगह पर आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा कि जंग की इस सूरत हाल में धोस धमकी के साथ वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए? देखिए बात यह है जो कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही नज़र आ रहा है, गो के ये उस पर भी डिली डैलिंग कर रहे हैं, कहते हैं नहीं हमारा रिजीम चेंज का कोई इरादा नहीं है। लेकिन नेतन्याहू ने तो बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया, उसने तकरीर में भी कहा था ईरानी अवाम को, उसने कहा कि देखिए ये जो है हम तो ईरानी अवाम के दोस्त हैं, आप इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने कल एक और भी इश्तिहार अंगेज या आज ही बात की है कि ये खमेनी साहब को भी हम नहीं छोड़ेंगे, स्पेयर नहीं करेंगे, कुछ तरह की बात भी की है। अब बात यह है कि दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इजराइल के, एक तो ये कि ईरान हमला भी कर दिया था सर, एक हमला भी कर दिया था और उसमें कहा था कि जी हमने किया तो है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो इस हमले में उनको नुकसान पहुंचा या नहीं, उन्होंने तो हमला भी कर दिया। जी देखिए, दो अहदाफ हैं जो नज़र आते हैं, वो ये कि इसमें जो ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको जिस हद तक मुमकिन हो उसको पैरालाइज कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, और इसी प्रोसेस में वो एलिमिनेट करें जो इनकी लीडरशिप है, जो की लोग हैं टॉप ब्रास जैसे आप कह रहे हैं, उनको एलिमिनेट करें, और अंदर से उनके मोसाद एजेंट्स तो घुसे हुए, वो तो क्लियर है बिल्कुल, इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पहले भी हुई है, ईरानी प्रेसिडेंट जो थे वो शहीद हो गए थे, गो के बज़ाहिर वो हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद, जहाज के हादसे में हुए थे शहीद, लेकिन लगता है कि वो भी एक इंसाइडर का काम था। तो जिस सोसाइटी में ये चीज़ हो, और ये नहीं है कि जो इस वक्त हुकूमत है सारी ईरानी अवाम जो है वो उनके साथ है, देयर इज अ डिवीजन इन ईरान, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्योंकि इसके ऊपर हमला हुआ है, एक नेशनलिज्म का एक फर्वर है और एक सेंटिमेंट है, तो इस वक्त वहाँ पर इत्तेहाद नजर आ रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस वक्त तक तो ईरान ने बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया है, और यानी कि रेजिस्टेंस उसकी बड़ी वाकई में काबिल तारीफ है, नो डाउट, और हमारी तो हमदर्दियाँ ज़ाहिर बात है ईरान के साथ है, लेकिन ये जो जमा हो गए हैं जो इकट्ठे जो ये कर रहे हैं, मैं इनको किसी और अल्फाज में यहाँ कहना नहीं चाहता, मेरे पास बड़े अच्छे अल्फाज हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन ये तो देखिए अमेरिका की तारीख 250 सालों में, वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी दफा वो ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये ब्रेक लेना, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पूरा प्रोग्राम आपने देखा, मगर जो ट्रम्प साहब की गुफ्तगू है उसका एक जायज़ा, एक तज्ज़िया मैं आपको दे देता हूँ मुख्तसर से वक्त में। ना तो ट्रम्प टैरिफ लगा सके मुल्कों पर, पॉलिसी में नाकाम हुए, ना इंडिया पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पे ला सके, उसमें नाकाम हुए, यूक्रेन की जंग नहीं ख़त्म करा सके, उसमें नाकाम हुए, ना वो मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल को कामयाब बना सके, उसमें वो नाकाम हुए। वो नेटो को छोड़ना चाहते थे और अब वो नेटो को मजबूत करके और ईरान पर हमले की कोशिश करें, इसमें भी उनको नाकामी होगी। इजाज़त दीजिए, अपने मेहमानों से भी शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।